बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 16 है। द टॉपिक इज़ रिएक्शंस फॉर अल्केन। ठीक, तो रिएक्शन फॉर अल्केन जो है इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अल्केन जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफेन्स। पैराफेन बिकॉज दे आर पैरा मीन लिटिल एंड एफिन मीन एफिनिटी, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लिटिल, दे आर termed is paraffin because they show little affinity toward the chemical reaction। यानी chemical reaction के थ्रू जो है ये उसकी जानिब क्या करते हैं, little affinity शो करते हैं, यानी कम chemical reaction इनके होते हैं। therefore they are termed as paraffin। ये saturated क्यों कहते हैं, जो है ये जो है वो शो करते हैं कम reaction because they are saturated in nature, they are saturated in nature होगा। सो अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर अल्केन। बिकॉज हमें तो ऑलरेडी पता है कि इनके केमिकल रिएक्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाज़ औक़ात इनमें केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सो द टाइप्स फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर अल्केन आर टू टाइप्स, द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये अपने साथ जहन में रखें, ये इसका MCQ हो सकता है। ठीक, कि अल्केन में कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो कौन से हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब याद रखें, जब हम लोग यहाँ पे GOC को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये दो टर्म पढ़े थे, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन जहाँ पे जो है फिजन बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड को कहते हैं। फिजन इससे यहाँ पे मुराद क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मीन दिस शोज़ द इफ़ द बॉन्ड इज़ ब्रेक अप जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन इज़ द शिफ्टेड टूवर्ड इट्स ओन एटम। मीन यहाँ पे जो कार्बन का इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन के जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं तो एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड दे फॉर्म कैटाइन एंड एनाइन जस्ट लाइक फिजन ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिजन। अब यहाँ पे बात करते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी जो है आप लोग GOC में डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग वहाँ पे जो है पढ़ चुके हैं इसको, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन को बहुत डिटेल में। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। तो यहाँ पे आज जो जूम क्लास, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको आज के जूम क्लास में मैंने डिस्कस करवा दी हैं, लेकिन रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट जो है जूम क्लास में एब्सेंट थे तो यहाँ पे आप इसको देख लें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? सो इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी कब होंगे? जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो तभी जो है ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस लिविंग होते हैं, यानी इनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी आपको मैंने वहाँ पे डिस्कस करवा दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और बेस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो चलिए नॉर्मली हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो वीकर इन नेचर होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर वीकर इन नेचर वाइल बेसिस आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो वीकर इन नेचर होंगे, जो बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इन नेचर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं ऑन हाइड्रोजन एटम। ये आपको मैंने आज के क्लास में वहाँ पे समझा दिया है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए रिपीट करूँ थोड़ा सा जिन्होंने क्लास नहीं लिया। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करते हैं, वाइल जो बेसिस होते हैं दे अटैक ऑन कार्बन एटम। किस चीज़ के ऊपर अटैक करेंगे? कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेंगे। तो आपको ट्रिक के लिहाज से ये जो है उस चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर जो है कोई नेगेटिव चार्ज मैकेनिज्म में केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोकार्बन में, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। ठीक, ये बात भी आप लोगों को जहन में जो है वो क्लियर होनी चाहिए दैट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। जितने भी जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो बेसिस होते हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो बेसिस जो है मेन जितने भी बेसिस हैं वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ NaOH, दिस इज़ बेस, लेकिन अगर आपको मैं हाइड्रोक्सिल आयन देता हूँ तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल है।
इसका MCQ आपको जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर MCQ में आ जाए तो आपको क्लियर होगा कि NaOH जो है वो बेस है, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम जूम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैंने ज़रा जल्दी जल्दी करवा दी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो है वो रिपीट करवा दिया जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया। बाकी जो हम आ रहे हैं, हमारा जो टास्क है वो है केमिकल रिएक्शन फॉर अल्केन। केमिकल रिएक्शन फॉर अल्केन में पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि इनमें दो किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन। तो इन दो केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट लेते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मीनिंग क्या है? देखो, आपको पता है कि फ्री रेडिकल, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज कार्बन, कोई भी स्पीशी है, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड इज फ्री रेडिकल, दिस इज टर्म्ड इज फ्री रेडिकल। ठीक, सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मीन एक्सचेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन मीन एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग का मतलब ये है कि एक की जगह दूसरा चीज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़, लेट सपोज इफ़ दिस इज़ का मीथेन, दिस इज़ हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हेलोजन जो है वो आ जाता है, जस्ट लाइक दिस वन, इसकी जगह यहाँ आ जाता है हेलोजन। तो अब आप देख लें कि ये जो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन की जगह एक्स आया, दिस इज़ कॉल्ड इज सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह जो है वो दूसरा सब्सटेंस, दूसरा एलिमेंट ले लेता है, दिस इज़ कॉल्ड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म होगा वो कैसे जो है यहाँ पे होता है, इस टॉपिक में या अल्केन में कैसे जो है इसका मैकेनिज़्म होता है। तो याद रखें, इसके मैकेनिज़्म में होते हैं 3 स्टेप्स, ये याद रखना है। दिस मैकेनिज़्म कैन बी completed in 3 steps. The one is called is chain initiation step. The second is called is chain propagation step. The other is called is chain termination step. Termination step. ठीक हो स्टूडेंट, याद रखें ये जो मैकेनिज़्म होगा ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसका एक MCQ जो 2019 में आया था ईटा के पेपर में, मेडिकल में 2019 वाले जो है आप उसको देख भी सकते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में करवाऊंगा, पहले मैं ज़रा आपको ये चीज़ें समझा दूँ। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, प्रोपिगेशन स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर जो है लेट सपोज है मीथेन, क्या है, या जो है मीथेन है, जनरल रिएक्शन कर रहा हूँ, प्लस क्लोरीन जो है यहाँ पे, इसको आप लोग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कह सकते हैं। ठीक, सो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या होगा, यहाँ से जो है वो इसकी जगह एक्स आ जाएगा, यानी चलिए इसकी जगह मैं क्लोरीन लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने वो जो है वो कर भी दिया है। ठीक, तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है। ठीक, दिस इज कॉल्ड इज सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड इज सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। सो अब यहाँ पे जो होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चेन इनिशिएशन के हवाले से। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, ज़रा आपको मैं डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ ये प्रोसेस। ये आप लोग एक बीकर ले लें। ठीक, इसमें जो है आपको मैं ज़रा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ये एक जार मैंने लिया, ये दूसरा जार मैंने लिया। इसमें मैंने लिया है जनाब क्लोरीन Cl2, बिकॉज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है CH4, यानी दोनों को यहाँ पे डाला है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और अब इसमें ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन जब इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक, तो उसमें सबसे पहले होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल आप लोग यहाँ पे डालते हैं, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 के फॉर्म में ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, इसको जब हम लोग यहाँ पे देते हैं यूवी लाइट, क्या देते हैं, यूवी लाइट देते हैं। एक बात आप ज़रा यहाँ पे अपने साथ इसको नोट करें, ये बुक में मेंशन नहीं है, इसको हम लोग टेम्परेचर भी देते हैं, ये अपने साथ जहन में रखना है टेम्परेचर। और कितना टेम्परेचर देंगे, अबव
300 डिग्री सेल्सियस, ये अपने साथ जहन में रखना, बुक में मेंशन नहीं, इसी वजह से यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया और इसी पे मैं MCQ सॉल्व करवाऊंगा फिर आपको। सो यूवी लाइट यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सो ये वाला बॉन्ड जो है ऐसे ब्रेक हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, यानी एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये वाला, एक ये वाला। सो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो आपने सिंपल ये लिखना है, ये ड्रा करना है और यहाँ पे इसके साथ जो मैंने आपको और भी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों ने इसको लिखना है साथ में। द सेकेंड स्टेप इज़ चेन प्रोपिगेशन। ये जो है लॉन्ग स्टेप है, प्रोपिगेशन स्टेप। चेन प्रोपिगेशन स्टेप का मकसद ये है कि ये प्रोपिगेट हो रहा है या जो है यहाँ पे ये प्रोसेस्ड हो रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं, ये हमने यहाँ पे डाले। इससे पहले क्या बने, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बने बिकॉज ऑफ द चेन इनिशिएशन स्टेप। कैसे बना, बिकॉज आपने यहाँ पे इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया अबव 300 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर यहाँ पे UV लाइट को बम्बार्ड किया हुआ है। क्लियर है ये बात। अब देखें चेन प्रोपिगेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक, वो इस मीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं, मीथेन के साथ। सो जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाजमी बात इससे हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए रिज़ल्ट पहले हमारे पास जो है यहाँ के एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके HCl बना लेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। सो याद रखो स्टूडेंट, जब तक फ्री रेडिकल बनेंगे तब तक ये जो कंपाउंड है यहाँ पे जो है या ये प्रोसेस है ये जो है वो प्रोपिगेट होगा या जो है ये प्रोसेस होता रहेगा, बिकॉज ये स्टॉप तब तक नहीं होगा जब तक फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होते। तो अब देखो ये क्लोरीन तो इसने तो हाइड्रोजन के साथ मिलके, एक हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाया, HCl बनाया। ये ख़ुद तो स्टेबल हुआ लेकिन इसने मिथाइल फ्री रेडिकल बना लिया है और मिथाइल फ्री रेडिकल अब ये वाला अनस्टेबल हो जाता है। तो जब अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे तो और भी क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं। अब दोबारा से ये जाके क्या करेगा, इफ़ दिस इज CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 मॉलिक्यूल, सो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अब इससे ये एक क्लोरीन ले लेगा, जनाब तूने मेरा हाइड्रोजन लिया है, मैं तेरा क्लोरीन लेके, क्लोरीन फ्री रेडिकल लेके क्या बनाएगा, CH3Cl बना लेगा प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब देखो ये तो स्टेबल हो गया लेकिन क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल हुआ। अब ये कहेगा नहीं जी मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसने मेरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया था, अब मैं इसके मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करूँगा। तो फर्दर देखें अब यहाँ पे क्या होता जाएगा, इसी तरीके से ये जो है यहाँ पे प्रोसेस्ड होता रहेगा। ये हैं जनाब क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं, ठीक, और इसी तरीके से ये आगे प्रोसेस्ड होता रहेगा। सो जब ये आगे प्रोसेस्ड होता रहेगा तो यहाँ से ये जो है दोबारा से किसी सब्सटेंस के ऊपर अटैक करेगा, उसका फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक, और एज ए रिज़ल्ट जो है क्या होगा, यहाँ पे इसी किस्म के प्रोसेस जो है या इसी किस्म के जो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज दूसरा यहाँ पे क्या बना था, CH3Cl बना था, दोबारा से ये किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, CH2Cl2 बना लेगा, ठीक, और फिर दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर दोबारा से यहाँ पे जो है CH यानी एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा, फिर आखिरकार जो है यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड इज CHCl3 इज़ कॉल्ड इज़ क्लोरोफॉर्म। ये अपने साथ जहन में रखें, दिस इज़ कॉल्ड इज़ क्लोरोफॉर्म, नशा आवर है, एनेस्थेटिक है, सही है। फिर जो है फर्दर हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएंगे कंप्लीट, CCl4, दिस इज़ कॉल्ड इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो है लास्ट में बन जाएगा। अब देखो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमारे पास जो है फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था इसका, CH3Cl यानी उसमें 3 हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन था, और यहाँ पे CCl4 यानी सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए हैं बाय क्लोरीन, ठीक, दिस इज़ कॉल्ड इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड जो प्रोसेस होगा, इसमें आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और कब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो आप सिंपल देखें यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये तो मीथेन है, तो अगर मीथेन जो है आपने दोनों यहाँ पे डाले थे, अगर आप देख लें यहाँ पे आपने 2 कंडीशन डाले थे, यानी क्लोरीन भी डाला था और CH4 भी डाला था। सो अगर CH4 ज़्यादा होगा, एक्सिस में होगा, ठीक, तो तब आपके पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। अगर CH4 एक्सिस में है
तो फिर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3Cl बनेगा, यानी क्लोरीन कम है। लेकिन अगर आपने इसी में यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा डाला हुआ है तो तब आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अगर क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है तो तब आपके पास बनेगा लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड इज CCl4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जहन में जो है वो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि कब फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, कब लास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपके पास जो है एज ए रिज़ल्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट में आपने लिया है CH4 एक्सिस में तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, अगर Cl2 जो है वो आपने एक्सिस में लिया है तो फिर लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, यानी CCl4। द थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड इज चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप का मकसद ये है, टर्मिनेशन यानी ख़त्म होना। ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा, तो उसके लिए आसान सा मैकेनिज़्म ये है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है इसमें जो है इस सिस्टम में कितने किस्म के जो है फ्री रेडिकल बनेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा यानी अल्काइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो अब इनमें पॉसिबिलिटी ये है कि या तो मिथाइल फ्री रेडिकल ये आपस में मिल जाएं तो तब जो है ये रिएक्शन स्टॉप होगा, या मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये आपस में मिल जाएंगे तो तब ये स्टॉप होगा, या फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल ये आपस में मिलेंगे तो तब ये रिएक्शन स्टॉप होगा। मीन ये एक्सीडेंटली होगा कि एक्सीडेंटली कहीं पे भी अगर जो है इस सिस्टम में दो फ्री रेडिकल जो है वो आपस में मिल जाएंगे तो तब जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस उस टाइम स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है ये बात, सही है। तो ये आपके पास जो है वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इसके लिए जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें देखें, अगर हमारे पास है जनाब CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीडेशन यानी कंबस्शन प्रोसेस होगा, तो लाजमी बात है आपने यहाँ पे इग्निशन प्रोवाइड करना है। जब आप कंबस्शन करेंगे, इग्निशन मीन शोला, ठीक, आप इसको शोला प्रोवाइड करेंगे, फायर प्रोवाइड करेंगे, तो तब जो है एज ए रिज़ल्ट आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। समझ में आ गई बात। दिस इज़ बेसिकली द ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, सही है। अब यहाँ पे अगर आपके पास जो है आपको बताया जाता है, लेट सपोज हमारे पास ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक, इसमें आपको 2-3 किस्म के रिएक्शन गिवन है, लेकिन इसके आपको मैं ज़रा मैकेनिज़्म समझाता हूँ। देखो, अगर आपने लेना है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को, ठीक, एक्सिस में, ये ज़रा अपने साथ नोट करें, बाकी रिएक्शन आपके बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर एक्सिस में है, ठीक, तो तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आपके पास जो है यहाँ पे आपने ये ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन आपने लिया हुआ है जनाब लिमिटेड यानी कम लिया हुआ है, तो तब आपके पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम होगा, तब प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सही हुआ, ये मैं आपको ज़रा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। एक्सिस में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लिमिटेड होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी लिमिटेड होगा तो तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन। तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, कार्बन बनेगा। ये अपने साथ जहन में रखिए, ये इसके MCQ में आ सकता है। अगर आपको बता दिया जाए, ये मैंने आपको ज़रा वो पॉइंट्स में लिखवा दिए हैं ताकि फिर आपको जो है वो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। सिंपल सा मैकेनिज़्म है, अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बहुत कम होगा तो फिर कार्बन आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक एक ऑक्सीजन इसको कम करते जाए, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बनता जाएगा। तो ये जो है इसके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको क्या करना है, याद रखना है जहन में, और इस तरीके से शॉर्ट तरीके से याद कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लाजमी बात है, जब कंबस्शन होता है, कंबस्शन प्रोसेस होता है यानी जलने का अमल, उससे हीट लाजमी जो है वो प्रोड्यूस होता है। हीट जब प्रोड्यूस होगा, ठीक, तो ये याद रखो, इट डिपेंड्स, हीट प्रोड्यूस, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मीथेन।
सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, अगर आप ऑक्सीजन कम लेते हैं तो कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। आपके बुक में यहाँ पे जो 3 किस्म की रिएक्शन गिवन है, एक में जो है वो 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरे में 3 मोल्स हैं। तो सिंपल आपको ये बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा। इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आपको जो है ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ कि जो अल्केन है उनमें हमारे पास 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। द वन इज़ कॉल्ड इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द अदर इज़ कॉल्ड इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपको मैंने एक टर्म समझाया, यहाँ पे एक मैंने आपसे वादा किया कि आपको मैं इसके MCQ और समझाऊंगा। तो ये याद रखो, अगर आपको बता दिया जाए कि इन तीनों में से Kc की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, ये ईटा का क्वेश्चन आया था 2019 में, तो याद रखो उसमें आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। चेन इनिशिएशन के लिए Kc की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, यहाँ पे जो है लोअर Kc वैल्यू किसके लिए Kc की वैल्यू कम होगी, तो वो चेन इनिशिएशन है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर आपको मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कितना यूज़ होगा? अबव 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक पेज पे मैंने लिखा भी था आपके लिए, 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से, और आप इसी जहन में रखना है कि Kc की वैल्यू जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कहाँ पे? इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में। रिमेंबर दैट Kc इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा Kc की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये आपको मैंने एडिशनली और भी बता दी, ये आपको मैंने MCQ के पॉइंट्स भी बता दिए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें, देख लें, कहीं पे कोई मसला होगा फिर आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।